हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्हों की बात करेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, किस तरीके से होता है और इनसे क्या क्या संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को दोस्तों हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी हल करने हैं। उससे पहले दोस्तों थॉरेटिकल पोर्शन हमें समझना है, जो कि हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, जो कि विराम चिन्हों से संबंधित है। अगर हम देखें सामान्य हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्ह हैं, ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विराम चिन्ह कितने होते हैं। तो कितने बताने हैं दोस्तों आपको? 19 बताने हैं। कितने बताने हैं? 19 बताने हैं। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 19 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको दोस्तों मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। अगर हम दोस्तों बात करें उपविराम, उपविराम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अपूर्ण विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपविराम कहें या अपूर्ण विराम कहें, एक ही बात है। ये उपविराम या अपूर्ण विराम होता कौन सा है? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कॉलन होता है इस तरीके से, ये कौन सा चिन्ह होता है दोस्तों? उपविराम या अपूर्ण विराम का होता है। अगला कौन सा है दोस्तों? अल्पविराम। अल्पविराम आपको पता ही होगा किस तरीके से लगता है, इस तरीके से लगता है। ये क्या होता है दोस्तों? अल्पविराम होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अर्धविराम की, तो अर्धविराम किस तरीके से होता है? सेमीकोलन किस तरीके से होता है? तो एक बिंदी आप इसमें से ले लो और ये वाला यहाँ पे नीचे लगा दो। ये क्या हो जाता है दोस्तों? अर्धविराम हो जाता है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, आप जानते हैं पूर्ण विराम किस तरीके से लगता है? इस तरीके से लगता है। योजक चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों? तो योजक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से लगता है, योजक चिन्ह छोटा। और अगर इसी चिन्ह को दोस्तों बड़ा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी चिन्ह को अगर हम बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से चिन्ह हैं। तो सबसे पहली बात, ये दो डंडे हमने बना दिए, गोले से बना दिए। ये क्या हो गया? उपविराम हो गया। फिर या इसी को अपूर्ण विराम कहा जाता है। अल्पविराम किसको कहा जाता है? इस तरीके से अर्धविराम, ये ऊपर बिंदी और नीचे हुंडी लगी हुई। पूर्ण विराम ये आप जानते ही हैं दोस्तों। योजक चिन्ह ये आप जानते हैं, जिसका जो द्वंद्व समास है इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और निर्देशक की बात करें दोस्तों, तो ये जो योजक चिन्ह है इसको अगर हम बड़ा करके खींच दें तो क्या बन जाता है? निर्देशक चिन्ह बन जाता है। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम बात करें प्रश्न सूचक, तो क्वेश्चन मार्क आपको पता है किस तरीके से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक शब्द आश्चर्य का बोध कराता है, इस तरीके से होगा। एक बड़ा डंडा, उसके नीचे एक बिंदी या छोटा डंडा। अगर आपसे पूछी जाए पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति का मतलब है किसी चीज की बार बार उक्ति करना, यानी उसी चीज को दोहराना। तो पुनरुक्ति का चिन्ह होगा, ये किस तरीके से होगा दोस्तों? इसको देख लो। पुनरुक्ति की बात करें तो ये जैसे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा हम लिखें राम जाता है। क्या लिखा? राम जाता है। और अगर हमें लिखना है कि श्याम जाता है, अगर हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखना चाहें तो श्याम, यहाँ पे इस तरीके से हम बना देते हैं। ये किसका मतलब होता है? पुनरुक्ति का मतलब होता है जो ऊपर है वही क्या है दोस्तों? नीचे है। अगर दोस्तों हम तुल्यता बोधक की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? तुल्यता बोधक। तो तुल्यता बोधक क्या होता है? यानी कि तुलना करने वाला। तुल्यता बोधक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तुलना करने वाला। और ये तुल्यता बोधक चिन्ह है, ये दोस्तों किस तरीके से होगा? तो आपको ध्यान रखना है, तुल्यता सूचक जो चिन्ह होता है वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो तुलना का मतलब या समानता सूचक, तो ये किस तरीके से होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। लघुता सूचक क्या होता है? समता सूचक क्या होता है? उद्धरण चिन्ह क्या होता है? ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं तुल्यता बोधक की बात करूं तो ये तुल्यता बोधक का जो चिन्ह है दोस्तों, ये मैं बना के दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान रखना। ये तुल्यता बोधक है, ये इस तरीके से होता है। इस तरीके से किसका होता है? तुल्यता बोधक। अब कुछ किताबों में तुल्यता बोधक और समता बोधक एक ही लिखा होता है, लेकिन समता बोधक अलग होता है। ये किस तरीके से होता है? इस तरीके से, यानी जो समानता बताता हो। अभी इनको हम डिफाइन करेंगे, फिर से बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह की बात करें तो ये दोस्तों दो तरीके के होते हैं। एक तो इस तरीके से, ये दोहरा उद्धरण हो गया। कैसा हो गया? दोहरा उद्धरण। और अगर हम बात करें दोस्तों, एक यहाँ ऐसे बना दें, एक यहाँ ऐसे बना दें, तो ये इकहरा उद्धरण हो गया। यानी कि दोहरा उद्धरण और इकहरा उद्धरण, ये आपको ध्यान रखना है। लघुता सूचक का मतलब है किसी बात को संक्षिप्त में लिखना।
लघुता सूचक का मतलब है कि किसी बात को किस में लिखना दोस्तों, संक्षिप्त में लिखना। और वो किस तरीके से लिखते हैं हम, इस तरीके से, जैसे हमें डॉक्टर लिखना हो तो हमने डॉक्टर लिखा और इस तरीके का साइन बना दिया। ये डॉक्टर अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लघुता सूचक है। किसी बात को शॉर्ट में लिखना, संक्षेप में लिखना, ये लघुता सूचक चिन्ह होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला देखें तो रेखांकन। रेखांकन आपको पता है कि किसी बिंदु को, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए जो लाइन, अंडरलाइन खींची जाती है उसी को क्या कहते हैं, रेखांकन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अंडरलाइन से होता है। किससे दोस्तों, अंडरलाइन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर त्रुटि बोधक की बात करें तो त्रुटि बोधक किस तरीके का होता है, इस त्रुटि बोधक को हम और किस नाम से जानते हैं, हंस पद के नाम से जानते हैं। हंस पद, त्रुटि बोधक, कोई चीज बीच में लिखने से छूट जाए तब इसका प्रयोग दोस्तों होता है। यहाँ पे देखिए त्रुटि बोधक कुछ जगह आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से, ये भी सही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ये भी ठीक है। अगर हम विवरण की बात करें दोस्तों तो विवरण चिन्ह किस तरीके से होगा, इस तरीके से। आगे क्या खींच दिया, ये डंडा, ये क्या हो गया दोस्तों, विवरण चिन्ह हो गया। क्या हो गया दोस्तों, विवरण चिन्ह हो गया। और लोप या लघुता वाले की हमने अभी बात की थी, किस तरीके से होगा, लघुता या लोप इस तरीके से बनेगा। कोष्ठक आपको पता है। और अगर दोस्तों हम समाप्ति सूचक की बात करें, ये कोष्ठक भी तीन तरह की होती हैं। एक ये छोटी वाली कोष्ठक होती है, एक ये, इसको सर्पाकार कोष्ठक बोलते हैं, और एक ये वाली कोष्ठक होती है बड़ी वाली दोस्तों। ये कोष्ठक होती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। अगर हम दोस्तों समाप्ति सूचक की बात करें, समाप्ति सूचक की बात करें तो समाप्ति सूचक किस किस तरीके से हो सकते हैं। एक तो इस तरीके से हो सकता है, बीच में ये बनाया, इधर इधर। ये जैसे आपने किसी चैप्टर का एंड जो होता है वहाँ लास्ट पन्ने पे लिखा होगा, या किसी पुस्तक का अंत होता है वहाँ लास्ट पन्ने पे इस तरीके से होगा। या फिर दोस्तों इस तरीके से ना हो तो क्या हो सकता है, तो इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे ऐसा भी आपने कुछ किताबों में देखा होगा। ये भी क्या है दोस्तों, समाप्ति सूचक है। ये बातें दोस्तों ध्यान रखनी है, जो कि हमारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, यहीं से दोस्तों पूछे जाएंगे, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इन चिन्हों के कुछ ज़्यादा नाम जो हैं, कई कई नाम कर दिए हैं। अब कई कई नाम किसके कर दिए हैं, जो विस्मय चिन्ह है कहाँ गया, इनको और देख लीजिए आप। क्वेश्चन अभी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखें विस्मय सूचक। इस विस्मय सूचक को और हम किस नाम से जानते हैं, तो और विस्मय सूचक की अगर हम बात करें तो इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। विस्मय सूचक, या फिर इसको क्या कहा जाता है, आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य, ध्यान रखना है दोस्तों, या तो हम विस्मय सूचक बोल रहे हैं या आश्चर्य सूचक बोल रहे हैं, एक ही बात है, विस्मय या आश्चर्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें किस किस के नाम हैं, लघुता सूचक है या लोप का है, इसके भी अलग अलग नाम हैं, इनको भी हम अभी देखते हैं। आगे देखिए आप, मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्प विराम की। किसकी, अल्प विराम। अब अल्प विराम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से संबंधित अभी क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चनों को दोस्तों हमें हल भी करना है, देखना भी है। अगर हम अल्पविराम की बात करें तो तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है। कितनी बातें ध्यान रखनी है दोस्तों, चार बात ध्यान रखनी है। पहली बात यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, जहां वाक्य में थोड़ा रुकना हो, जहां वाक्य में थोड़ा रुकना हो। अगर थोड़ा रुकना है तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो हम सीधी बात है दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कम, यानी कि जो पूर्ण विराम है उससे कम समय तक रुकेंगे, और जो यहाँ पे अल्प विराम में बात करें सबसे कम समय तक, और अर्ध विराम है, अर्ध विराम में अल्प विराम से ज़्यादा समय लगता है रुकने में, और जो पूर्ण विराम है उससे कम समय लगता है कौन से विराम में, अर्ध विराम में। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अल्प विराम की। अब अल्प विराम से संबंधित क्वेश्चन सुनिए। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सबसे कम समय तक किस चिन्ह के द्वारा, किस विराम चिन्ह के द्वारा सबसे कम समय रुकने में लिया जाता है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, अल्प विराम। अल्प का मतलब है कम, तो पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, सबसे कम समय तक रुका जाता है, सबसे कम समय तक रुका जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है।
दूसरा यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इसके अलावा जैसे अल्पविराम का चिन्ह आपको समझ में आता होगा, ये वाला, ये क्या है, अल्पविराम है। इसको अलग करने में तो समान प्रकार की वस्तुएं समान प्रकार की वस्तुएं हैं, उनको अलग करने में इसका प्रयोग होता है। अलग करने में कैसे दोस्तों, इसको भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा साहित्य, साहित्य के बाद कला, कला के बाद विज्ञान के क्षेत्र में, कला विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में, या संस्कृति कर लो, संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति हुई, क्षेत्र में क्या हुई, उन्नति हुई। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया, ये किस विराम चिन्ह का दोस्तों प्रयोग किया गया, अल्पविराम का। ये बात समझ में आ गई। अगर आंसर हमारा हाँ या नहीं में दिया जाए, जैसे हाँ या फिर नहीं इनमें दिया जाए, तब भी किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, अल्पविराम का। जैसे हाँ तुमने ऐसा नहीं कहा, जैसे हाँ तुमने ऐसा नहीं कहा, हाँ तुमने ऐसा नहीं कहा, तो इसमें भी किसका प्रयोग हो जाएगा, अल्पविराम का। दूसरी बात, जो ऐसे शब्द जिसमें किसका प्रयोग हो, योजक चिन्ह का प्रयोग हो, यानी द्वंद्व समास के जो शब्द हैं उनको अलग करने में भी किसका प्रयोग होता है, अल्पविराम का। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच योजक लगा दिया, इसके बाद कॉमा लगा के हमने भाई बहन लिख दिया, इसके बाद कॉमा लगा के हमने दादा दादी लिख दिया। तो जहां योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह वाले शब्दों को भी अगर अलग करना पड़े तो किसका प्रयोग होता है दोस्तों, अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे और जो आपको ध्यान रखने हैं वो ध्यान रखना है, दूसरा नंबर अपूर्ण विराम। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अपूर्ण विराम। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, अपूर्ण विराम। और अपूर्ण विराम को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपविराम कहते हैं। क्या कहते हैं, उपविराम या अपूर्ण विराम। ये उपविराम या अपूर्ण विराम दोस्तों कौन सा होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, अपूर्ण विराम या उपविराम की बात करें तो यहाँ पे दो बिंदी आती हैं। दो बिंदी जो आती हैं वो कौन कौन सी हैं, इस तरीके से ये दो बिंदी हैं। ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये किसका है, अपूर्ण विराम का है। अब अपूर्ण विराम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे थोड़ा हमें डिस्कस करना है। किसी एक शब्द को वाक्य से अलग करना हो, किसी एक शब्द को वाक्य से अलग करना हो, वाक्य से क्या करना हो दोस्तों, अलग करना हो। अलग करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम दोस्तों यहाँ पे अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एक एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं। जैसे विज्ञान, विज्ञान वरदान है अभिशाप, विज्ञान वरदान है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, या अभिशाप। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि इस वाक्य से हमने एक शब्द को अलग कर दिया, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा दोस्तों, अपूर्ण विराम का प्रयोग होगा। किसका होगा दोस्तों, अपूर्ण विराम का प्रयोग होगा। दूसरी बात, अगर कोई शीर्षक है, उस मोस्टली यहाँ पे जो शीर्षक लिखते हैं हम, कोई शीर्षक हम लिखें और शीर्षक के बाद भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों और हम देखें पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग आपको पता ही है। पूर्ण विराम का कहाँ करते हैं, पूर्ण विराम का जो प्रयोग हम करते हैं वो जहाँ बात पूरी हो जाए, वहाँ किसका करते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ बात क्या हो जाए दोस्तों, कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। तीसरी बात, अगर मैं दोस्तों अर्धविराम की बात करूं, चौथा पॉइंट है अर्धविराम। तो अर्धविराम अभी आपने देखा, अर्धविराम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक बिंदी लगा लो और उसके नीचे इस तरीके का जो अभी अल्पविराम हम देख रहे थे, बिंदी के नीचे अल्पविराम लगा दें तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, अर्धविराम बन जाता है। अब अर्धविराम की बात करें तो ये कहाँ होता है, जहाँ
वाक्य में ध्यान रखना है, जहां वाक्य में अल्पविराम से जहां वाक्य में अल्पविराम से कुछ अधिक ठहरना हो, कुछ अधिक ठहरना हो, अधिक ठहरना हो, यानी कि जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरना हो और पूर्ण विराम से कम ठहरना हो, और पूर्ण विराम से कम ठहरना हो, कम ठहरना हो। ये बात पूछी गई है, ध्यान रखना, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। यानी कि ऐसे वाक्य, यानी ऐसा विराम चिन्ह जहां अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना हो और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। 5 नंबर देखिए, प्रश्न सूचक आपको सबको पता है। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक में आपको ध्यान रखना है कि जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, जो प्रश्न पूछने के काम आता हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, जो प्रश्न सूचने के काम आता हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो ध्यान रखने वाली बात है, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर डायरेक्ट रूप से प्रश्न किया गया हो, डायरेक्ट रूप से प्रश्न हो तो किसका प्रयोग होगा? क्वेश्चन मार्क का। अगर इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, अगर अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न हो तब किसका प्रयोग होगा? पूर्ण विराम का होगा। एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गलतियां ज्यादा होती हैं, वो गलतियां हमें करनी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा? जैसे वह आजकल क्या करता है, क्या करता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन जो है, प्रश्नवाचक शब्द तो आ रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम का लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? पूर्ण विराम का लगेगा। वह आजकल क्या करता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा। ये क्वेश्चन मार्क ये वाला नहीं लगेगा। अब लगेगा कहाँ? जहां डायरेक्ट प्रश्न हो। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप क्या करते हो, क्या करते हो, तब यहाँ क्या लगेगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क लगेगा। वह आजकल क्या करता है, तब क्या किसका आएगा? पूर्ण विराम का आएगा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न हो तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, और यहाँ प्रत्यक्ष, यानी यहाँ पे डायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। सीधी सी बात ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न हो तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। क्या लगाना है? यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। और अगर डायरेक्ट रूप से प्रश्न हो तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं समझता हूँ ये 5 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखें दोस्तों छठी बात। छठा क्या है? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अगर हम अवतरण चिन्ह की बात करें तो अवतरण चिन्ह दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये एक उद्धरण चिन्ह होता है और क्या होता है? अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह कहें या फिर दोस्तों इसको हम उद्धरण चिन्ह कहें। क्या कहें? उद्धरण चिन्ह, एक ही बात है। अवतरण चिन्ह कहें या फिर उद्धरण चिन्ह कहें, क्या कहें? अवतरण चिन्ह कहें या फिर उद्धरण चिन्ह कहें, एक ही बात है। अब ये जो होता है दोस्तों, ये इस तरीके से होता है, एक तो ये होता है और एक डबल होता है, यानी दोहरा और इकहरा। अब कहाँ किसका प्रयोग करते हैं, इन बातों को थोड़ा दोस्तों आप लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे दोस्तों किसी लेखक, जैसे अगर हम बात करें किसी लेखक, कवि, इनका उपनाम
उपनाम, कोई शीर्षक है, कोई कविता यानी कि उपनाम हो गया, शीर्षक हो गया, कोई किसी पुस्तक का नाम है, इसको दिखाना है, पुस्तक, उपनाम, शीर्षक, पुस्तक, ये सब जो दोस्तों जो आते हैं वो इकहरे अवतरण चिन्ह में आते हैं। और दोहरे अवतरण चिन्ह में क्या आएगा दोस्तों, तो किसी के द्वारा कही गई बात, यानी किसी का कथन, किसी का जो कथन होगा, किसी ने कोई बात कही है, वो किस में आएगी दोस्तों, दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगी या दोहरे उद्धरण चिन्ह में आएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किसी का स्टेटमेंट, किसी का कथन, किसी के द्वारा कही गई बात। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोहरे अवतरण चिन्ह में आएगी। अब मैंने कहा कि जो रामायण की रचना या रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की, तो रामचरितमानस जो पुस्तक का नाम है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। तुलसीदास ने की, तुलसीदास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएंगे। अगर कोई बात तुलसीदास जी ने कही होती तो वो किस में आती, डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरे उद्धरण चिन्ह में आती। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। 7 नंबर पे देखिए कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब क्या है, कोष्ठक, कोष्ठक अभी मैंने बताया था आपको, ये जो इसका हम प्रयोग करते हैं किसी कठिन बात को सरल माध्यम में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, इस कोष्ठक का प्रयोग किसके लिए होता है, कोई कठिन शब्द है, कठिन शब्द है उसको स्पष्ट करने के लिए, कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होगा, स्पष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट का या कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों वह वह मितभाषी, मितभाषी, या ब्रैकेट में इसको मैंने लिख दिया कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, बोलने वाला, मितभाषी या कम बोलने वाला है। तो यहाँ पे जो मितभाषी है, ये जो कठिन शब्द है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इसका मितभाषी का मतलब लिख दिया कि कम बोलने वाला होता है। यहाँ पे दोस्तों किसका प्रयोग होगा, कोष्ठक का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम 8 नंबर देखें, 9 नंबर देखें, 10 नंबर देखें, इनको थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम देखें दोस्तों 8 नंबर देखिए, 8 नंबर बात करें निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह दोस्तों कौन से होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो योजक चिन्ह है उसको हम बड़ा करके लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, तो निर्देशक चिन्ह का जो प्रयोग होता है किसी शब्द या वाक्य की व्याख्या करने के लिए होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है, किसी शब्द, किसी शब्द या वाक्य की व्याख्या करने के लिए, या वाक्य की व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों होता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में देखें योजक चिन्ह, किसका दोस्तों, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये छोटा सा होता है इस तरीके से, और इसको बड़ा कर दें तो ये क्या हो जाता है, निर्देशक चिन्ह हो जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखना है दो शब्दों को जोड़ने में। कहाँ होता है, दो शब्दों को जोड़ने में किसका प्रयोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है योजक चिन्ह का, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाए द्वंद्व समास में, तो द्वंद्व समास में भी किसका प्रयोग होता है दोस्तों, योजक चिन्ह का होता है, और इसमें भी दो शब्दों को दोस्तों जोड़ा जाता है। 10 नंबर देखिए क्या है, लाघव चिन्ह। और लाघव को क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब संक्षिप्त करना, किसी बात को छोटे में लिखना। जैसे ये वाला जो चिन्ह है ये क्या है, लाघव चिन्ह है। जैसे हमें डॉक्टर लिखना हो, माननीय लिखना हो, तो डॉक्टर हम इस तरीके से लिखते हैं, माननीय हमें लिखना हो तो इस तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया संक्षेपण, किसी बात को शॉर्ट में लिखना, क्या कहलाता है, संक्षेपण। 11 नंबर देखिए दोस्तों, 11 नंबर आपको विवरण चिन्ह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह की हम बात करें तो ये कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे 2 बिंदी लगी
और दो बिंदी के आगे ये हमने खींच दिया। ये किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? तो शब्दों के प्रकार बताने में इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ? शब्दों के प्रकार बताने में, शब्दों के प्रकार बताने में या व्याख्या करने में या व्याख्या के प्रकार बताने में किसका प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का। जैसे दोस्तों हमने शब्दों के प्रकार लिखा और उसके आगे ये लगाया और आगे लिख दिया 3 प्रकार 4 प्रकार, उनकी हमने व्याख्या कर दी। तो विवरण चिन्ह हो गया, निर्देशक चिन्ह हो गया, लाघव चिन्ह हो गया, योजक चिन्ह हो गया, 11 हो गए। 12वां देखिए विस्मय चिन्ह। कौन सा? विस्मय। और विस्मय को अभी मैंने किस नाम से बताया था दोस्तों? तो आश्चर्य इसको कहें या विस्मय कहें, एक ही बात है। अब ये चिन्ह किस तरीके से लगता है तो आपको पता है दोस्तों, ये डंडा खींचा है इसकी तरफ, कभी कभी ये उल्टा आ जाता है, डंडा नीचे पूरा खींचता है और ऊपर बिंदी सी लगा देते हैं। दोनों ही बातें आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इसका प्रयोग कब होता है? तो हर्ष हो, शोक हो, हर्ष, शोक, खुशी, दुख, इन आदि में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर पे हमें देखना है हंस पद। क्या दोस्तों? हंस पद। और हंस पद को और किस नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोस्तों पूछे गए हैं। किस तरीके से पूछे गए हैं उन पे दोस्तों हम अभी डिस्कस करेंगे। इसको हम हंस पद कहें या इसको दोस्तों काक पद कहें। क्या कहें? काक पद। इसी को दोस्तों त्रुटि बोधक चिन्ह कहें। क्या कहें? त्रुटि का बोध कराने वाला, तो क्या हो जाएगा? त्रुटि बोधक चिन्ह। इसी को कहा जाता है दोस्तों विस्मरण चिन्ह। क्या कहा जाता है? विस्मरण चिन्ह। इसी को कहा जाता है दोस्तों स्मरण चिन्ह। क्या कहा जाता है? स्मरण चिन्ह। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन गलत ना हो यहाँ से, क्योंकि एक क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आता है और ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। अंशपद कहें, काकपद कहें, त्रुटिबोधक कहें, विस्मरण कहें, स्मरण कहें, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये होता कौन सा है दोस्तों, ये भी तो देख लो। तो ये इस तरीके का होता है, इस तरीके का, या फिर कहीं आपको मिलेगा तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। दोनों ही तरीके आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी इमेज में ये मिल सकता है दोस्तों आपको। दोनों ही तरीके आपको ध्यान रखने हैं। और इनका प्रयोग होता कहाँ है? जैसे वह आजकल, वह आज, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया और यहाँ लिख दिया इस्लाम नगर। क्या लिख दिया? इस्लाम नगर। वह आजकल इस्लाम नगर गई है या आई है, कुछ भी लिख दो, या गया है, गया है। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है दोस्तों ये ऊपर की साइड लगता है त्रुटिबोधक। जैसे हमने लिखा वह आज गया है, तो इसमें हम भूल गए, त्रुटि हो गई किसकी, कि यहाँ भी जो शब्द इस्लाम नगर लिखना भूल गए, तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे दोस्तों? इस्लाम नगर लिख देंगे। 15 नंबर देखिए, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर आपको ध्यान रखना है समता या तुल्यता वाला। तो समता तुल्यता मैंने आपको बता दिया, जो बराबर का चिन्ह होता है उसी को कहते हैं समता सूचक। और तुल्यता वाला मैंने अभी आपको बताया था मतलब तिरछा जो साइन हम लगाते हैं। दोनों ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें समता वाले में, समानता वाले में, तो समता का जो चिन्ह है इसको आप देख लीजिए। समता का ये तरीका होता है, समता वाला ये चिन्ह होगा है, जैसे 1 रुपया बराबर 1 रुपया के समान कितना दोस्तों? 100 पैसा। 100 पैसा लिख दो या 1 रुपया लिख दो। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों भानु, भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो भानु के बराबर हम भास्कर लिख दें, सूर्य लिख दें, सब क्या है? एक ही बात है। अगर तुल्यता वाला होता है वो इस तरीके का साइन होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे हम देखें दोस्तों तुल्यता बोधक देख लेते हैं। रेखांकन हो गया नहीं? 15 नंबर देखिए रेखांकन। तो रेखांकन मैंने आपको बताया था, रेखांकन का मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन करना, किसी शब्द को जो अंडरलाइन हम करते हैं दिखाने के लिए, वो क्या होता है? रेखांकन होता है। कि महत्वपूर्ण पद को या शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाता है, उसे रेखांकन हम कहते हैं। अगर हम 16 नंबर की बात करें दोस्तों, तो तुल्यता बोधक आपको अभी मैंने बताया था, तुल्यता, तुल्यता बोधक। तो तुल्यता बोधक की बात करें दोस्तों तो किस तरीके का साइन होगा? इस तरीके का। 17 नंबर पे अगर हम देखें तो लोप, लोप आपको ध्यान रखना है। लोप चिन्ह में क्या होता है दोस्तों? लोप चिन्ह इस तरीके का होता है, यानी कि कुछ कहा हमने और उसके बाद, जैसे हमने कहा तेरी माँ की, और उसके बाद
ये हमने यहाँ पे गोल गोल लगा दिया, डंडे लगा दिए इस तरीके से। ये किसको शो कर रहा है? लोप को शो कर रहा है। तो ये लोप चिन्ह हो गया। इसके बाद और आप देखो तो समाप्ति सूचक, कौन सा दोस्तों? समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक में मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से लगा के इस तरीके से बना दो, या फिर दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो जो डिब्बा हैं, 2-3 डिब्बे, इस तरीके से आप एक बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ये भी किसको शो करता है? समाप्ति को शो करता है। और अगर टीका की बात करें, स्टार की बात करें, तो टीका चिन्ह कौन सा होता है या स्टार वाला कौन सा होता है? तो टीका आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से जो स्टार बनता है इसको टीका या स्टार, टीका सूचक कहते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। टीका सूचक, या फिर इस पे 2-3 हम क्रॉस लगा सकते हैं इस तरीके से, तो इनको हमें ध्यान रखना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, टाइम काफ़ी हो गया, फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए। थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहला, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो? इस वाक्य में हरीश शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अब आप देखिए दोस्तों, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो, अब कहाँ से आ रहे हो प्रश्न सूचक तो लगा है आपको। अब इनमें ये नहीं लग सकता, पहले लगा हुआ है। पूर्ण विराम नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क है, ये भी नहीं लगेगा। फिर कौन सा लगेगा दोस्तों? तो आपको ये वाला इसमें छांटना है और लगाना है, ये वाला चिन्ह दोस्तों हमारा यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि एक आश्चर्यबोधक, विस्मयबोधक, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो, हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, ये लिखा है कोष्टक में दिया गया चिन्ह, तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा है? लाघव चिन्ह। कौन सा है? लाघव। विवरण चिन्ह ये मैं आपको बता चुका, योजक चिन्ह बता चुका, लोप निर्देशक चिन्ह ये भी मैं आपको बता चुका। लोप निर्देशक में जो ये वाले पॉइंट हैं, ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है शून्य, ये 2-3 बार लगातार आता है लास्ट में, तो इसे हम क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। ये पटवारी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? तो ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये वाक्य में कुछ हमने लिखा और उसको हमने छोड़ दिया, तो छोड़ देते हैं वहां हम इसका प्रयोग कर देते हैं वाक्य में छोड़े गए स्थान पर। जहां वाक्य पूरा हो जाए बिल्कुल नहीं, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए बिल्कुल नहीं, दूसरे की उचित उक्ति को उद्धृत करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। कौन सा है दोस्तों? इसमें पहला वाला है, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं? ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये लोप का मतलब है, लोप इसे कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। कौन सा है दोस्तों? दोहरा उद्धरण चिन्ह है। यहाँ अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो निर्देशक चिन्ह कैसा होगा? योजक चिन्ह मैंने अभी ये छोटा सा बताया था आपको, और निर्देशक चिन्ह की बात करें तो योजक से बड़ा क्या होगा? निर्देशक होगा। लाघव की बात करें तो ये इस तरीके से किसी चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लाघव चिन्ह का दोस्तों प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है दोस्तों। अब असत्य यहाँ पे आप ढूंढिए कौन सा होगा? अर्धविराम बताइए दोस्तों, असत्य चिन्ह निम्न में कौन सा है? यानी कि देखो, अर्धविराम इस तरीके का होता है कि प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, ये बात सही है। क्या है? ये सही है। दूसरा देखिए, अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, ये भी सही कह रहा है। हमें असत्य देखना है। आगे देखिए, यहाँ पे शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त होता है। शब्द युग्मों को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। शब्द युग्मों को अलग करें या फिर दो शब्दों को अलग करें तो किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का दोस्तों प्रयोग होता है। किसका होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्धविराम का प्रयोग नहीं होता। शब्द युग्म को अलग करें तो जैसे मैंने आपको बताया था माता और पिता, यानी माता पिता, तो यहाँ पे शब्द युग्मों को अगर हम अलग करेंगे तो दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका होगा? योजक चिन्ह का। डी कह रहा है अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्दों से पहले होता है, ये बात सही है।
यानी कि जैसी बात पहले कही गई है उसी को पूरा करने के लिए हम वाक्य में उदाहरण सूचक चिन्ह शब्द से पहले लगा देते हैं। अर्धविराम का प्रयोग जैसे कोई बात हमने पहले कही और उसी बात को आगे पूरा करने के लिए हम किसका लगाते हैं दोस्तों, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, द्वंद्व समास में पता है आपको योजक चिन्ह लगता है, विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह तो आप जानते ही हो, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब विराम चिन्ह ही है जो हमने 17, 18, 19 पढ़े हैं। अल्प विराम आप जानते ही हो, अल्प विराम अभी बताया था दोस्तों किस तरीके से लगता है, कॉमा इस तरीके से लगता है। अर्धविराम, अर्धविराम भी आपको पता है दोस्तों किस तरीके से अर्धविराम का प्रयोग होता है, वो अभी आपको बताया था। बताइए दोस्तों अर्धविराम किस तरीके से लगता है, तो यहाँ पे इस तरीके से बिंदी और इस तरीके से विराम चिन्ह ये सब हैं। आगे देखिए, किस क्रमांक के वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगा है। अब सही विराम चिन्ह किस में लगा है ये देखना है, किस क्रमांक के वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगा है। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, श्याम तुम कब आ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, ये राम, श्याम, मोहन खेल रहे हैं। अब यहाँ पे सही विराम चिन्ह पूछा है, सही विराम चिन्ह इसकी बात करें तो यहाँ कॉमा आएगा, अर्धविराम नहीं आएगा। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे ये नहीं हो सकता तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा, ये भी नहीं होगा। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, तो यहाँ पे ये आश्चर्य का बोध करा रहा है, ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा सही होगा, दूसरा वाला दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, श्याम तुम कब आए, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस विकल्प में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि पूछी है। अशुद्धि आपको बतानी है कौन सी है। देखिए, खाना खाओ, विश्राम करो। अर्जुन पुस्तक पढ़ता है, मोहन ने आम, केले व अमरूद आदि खरीदे। अंग्रेजी शासन में हमें बहुत सुख प्राप्त हुए हैं। अब देखो, हमें बहुत सुख प्राप्त हुए हैं तो अशुद्ध यही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये नहीं आएगा, क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, पूर्ण विराम आएगा, यही अशुद्ध है। अगला देखिए, निम्नलिखित में गलत कथन है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब देखो, अल्प का मैंने कहा, अल्प विराम जो चिन्ह है उसमें सबसे कम समय तक रुका जाता है वो कौन सा है, अल्प विराम। सबसे अधिक समय तक रुका जाता है वो पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम और अर्धविराम के बीच जो समय लगता है वो किसको लगता है, अर्धविराम को। तो यह बात क्या है दोस्तों, सही है। अगला देखिए, विषय विभाजन में क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है दोस्तों। अगला देखिए, यहाँ पे जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, पूर्ण विराम आएगा। अंत में क्या आएगा दोस्तों, ये वाला चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम आएगा, प्रश्नवाचक नहीं आएगा। यही क्या है दोस्तों, गलत कथन है। यही क्या है, गलत कथन है। चौथा पढ़ लेते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, ये बात सही है। बात समझ में आई, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक या विस्मय सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, ये बात सही है। यहाँ पे जो गलती है वो इसी में है, इसको आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में नहीं हुआ, हे प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, सही है। वह घर आया या नहीं, देखो वह घर आया या नहीं आया तो ये भी क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, और यहाँ प्रश्नवाचक आ गया, ये भी सही है दोस्तों, इसको गलत मत करना। वह घर आया या नहीं, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो जैसे हम प्रश्न करते हैं वो आए या ना आए, तो वही पूछा है, वह घर आया या नहीं है, नहीं आया आगे नहीं दे रखा है, वह आया या नहीं, तो ये भी किसको दिखा रहा है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगेगा, प्रश्न सूचक सेंटेंस है ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखिए, राम राम विस्मय चिन्ह है, उसने ये क्या कर दिया, ये भी दोस्तों सही है।
यहाँ पे देखिए, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह, ये गलत है। या परंतु वह क्या है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ ये वाला रेखांकित वाला चिन्ह नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ जगह छोड़ दी गई है, तो यहाँ जो आ सकता था वो जो लोप वाले चिन्ह है वो आ सकते थे, इसलिए यहाँ पे कौन सा गलत होगा, चौथा। अगला देखिए, निम्न में किस विकल्प में विराम चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मुझे मालूम है आप क्यों आए हैं, सही है। मुझे पता है आप किसके भेजे आए हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। किसके भेजे आए हैं क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। आप क्या लाए हैं, ये मालूम है। यहाँ पे देखिए, आप आम कैसे खाते हैं सबको पता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, आप क्या लाए हैं ये सबको मालूम है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है आप किसके भेजे आए हैं, यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब एक ही प्रकार के कई चिन्ह आएंगे, तो मैंने अभी आपको लिखवाया था कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार के समान शब्दों को अलग करने के लिए, या जो शब्द युग्म आ जाएं उनको अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम दोस्तों आपको पता है किस तरीके किस लगता है। अगर हम दोस्तों बात करें अर्धविराम की, तो अर्धविराम आपको पता है किस तरीके से लगता है, ध्यान रखना है। अपूर्ण विराम दोस्तों किस तरीके से लगता है, तो अपूर्ण विराम आपको पता है। अपूर्ण विराम को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उपविराम भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से लगता है, अपूर्ण विराम या उपविराम, इस तरीके से। ये चिन्ह आपको जरूर ध्यान रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोष्ठक में दिया गया चिन्ह किसका है। अभी मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप इसे ऐसे बना लो या इस तरीके से बना लो। ये त्रुटिबोधक होता है, कौन सा होता है, त्रुटिबोधक। और इसके मैंने कई नाम बताए थे, अंशपद, त्रुटिबोधक। निर्देशक जो होगा दोस्तों वो इस तरीके का चिन्ह होगा, और इसको छोटा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, योजक हो जाएगा। और इस तरीके से कर दें तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में विराम चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ भी, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, ये भी प्रश्न का बोध करा रहा है या नहीं, कुछ है या नहीं है। तो यहाँ ये भी सही है, यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे गलत पूछा है, यही है। यहाँ पे देखो, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, पूर्ण विराम आएगा। आगे देखिए, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तो गलत पूछा है, ये यूपीएसआई 2011 का क्वेश्चन है। तीसरा पद इसमें गलत है, विराम चिन्ह की अशुद्धि है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये किस विराम चिन्ह का घोतक है। तो मैंने बताया था ये उद्धरण चिन्ह है। क्या है दोस्तों, उद्धरण चिन्ह है। और ये कैसा दोस्तों, दोहरा। और अगर इकहरा हो, दोहरा अगर इकहरा होता तो किस तरीके से होता, इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था कि कोई जो इकहरा है इसका प्रयोग कोई शीर्षक लिखना हो, कविता का शीर्षक हो, शीर्षक के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बताया था कोई पुस्तक हो, रचना हो, पुस्तक हो, रचना हो, उपनाम हो, इनका प्रयोग किसमें होता है, इकहरे उद्धरण में। और दोहरे में क्या होता है दोस्तों, किसी के द्वारा कही गई बात, किसी का कथन, किसी का दोस्तों कथन किसका प्रयोग होगा। विवरण चिन्ह मैंने आपको अभी बताया, विवरण चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों, तो विवरण चिन्ह आपको ध्यान रखना है इस तरीके का होता है। पुनरुक्ति चिन्ह अभी बताया था दोस्तों इस तरीके से। अगर तुल्यता सूचक की बात करें दोस्तों, तो तुल्यता सूचक इस तरीके का होगा। और समानता सूचक की बात की जाए तो समानता वाला किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। कुछ जगह आपको समानता और तुल्यता एक ही दे रखा है इस रूप में, वो आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो तुल्यता वाला ये होता है इस तरीके से, और अगर समानता वाला है तो वो ये होता है इस तरीके से। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे आज फिनिश हो गए, इतने ही क्वेश्चन हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।